पेट्रोलियम लेवी जो है उसमें 60 रुपए से उसको 100 रुपए पे ले जाने की जो है बात हो रही है। और सदियों पुराना एक असूल जो वजह है तमाम जमहूरी निज़ाम जो है उनमें, वो ये है, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और क्या रिप्रेजेंटेशन की हामिल ये गवर्नमेंट है? ये फॉर्म 47 की पैदावार जो गवर्नमेंट है, ये नुमाइंदा गवर्नमेंट है ही नहीं कि जिसके पास एक जमहूरी और अखलाकी जवाज़ हो कि वो टैक्सेशन के इक़दामात जो हैं और टैक्सेशन का नफाज जो है अपनी आवाम पर कर सके। इसलिए, और ये भी हैरत और ताज्जुब की बात है कि हमारे में खुद एहतसाबी का जो फुकदान है कि 12 आम इंतखाब अगर अभी तक हो चुके हुए हैं और उनमें से कहते हैं कि सवाए पहले वाले के जो निस्बतन आज़ाद था, बाकी सब में धांधली हुई है। तो कभी किसी इलेक्शन कमीशन को सज़ा हुई है, कभी किसी निगरान हुकूमत को सज़ा हुई है। एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं है अगर, तो फिर क्या होगा? फिर बाहर वाले ही हमें आईना दिखाएंगे ना। ये बाहर वाले ही कह रहे हैं हमको, अमेरिकी कांग्रेस हमको कह रही है, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो आई है जिसको पोशीदा रखा जा रहा है, वो बता रही है कि किस किस्म के नुक्स पाए जा रहे हैं हमारी जमहूरियत के अंदर, और जमहूरी निज़ाम को किस तरह से डिस्टॉर्ट और मसख जो है वो किया गया है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि ये एक मुफाद आमा की या पब्लिक इंपॉर्टेंस की डॉक्यूमेंट है जो यूरोपीय यूनियन ने रिपोर्ट तैयार की है। उनके ऑब्जर्वर्स को हमारी हुकूमत ने, हमारी इलेक्शन कमीशन ने दावत दी थी, तो दिखाएं उन्होंने क्या कहा है, आके क्या बताया है कि किस तरीके से ये पोल से पहले 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दिन और 8 फरवरी के बाद जो है ये क्या होता रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है अपनी खुद एहतसाबी की। जिस तरह मुजम्मिल साहब ने कहा कि कंसेंसस बिल्ड करना है, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो खुली वारदात 8 फरवरी के बाद रात के 5-6 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद से अब तक होती आ रही है, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि डबल स्टैंपिंग कर करके हल्कों के नताइज बदलें, इसको वापस करने की ज़रूरत है। एतमाद बिल्ड करना है उस पार्टी के अंदर जिसने पाकिस्तान भर में सरकारी नताइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। 34% वोट एक तरफ और बाकी 12 जमातों के उतने वोट हैं। उस पार्टी को उसका जायज़ मुकाम, उसके बारे में कोई पॉलिसी बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी तक जुल्म सितम और रियासती जबर का निशाना बनते जा रहे हैं। पुरअमन इज्तिमा करने का बात होती है हमारी तरफ से तो उसकी इजाज़त नहीं मिलती। इसलिए होश के नाखुन लें, बजाय इसके कि बाहर के कोई लोग हमको जमहूरियत के आदाब सिखाना या जमहूरियत की अक़दार क्या है, हमें खुद उन जमहूरी अक़दार को अपनाना जो है ज़रूरी है। इसी की नतीजे में हम मुआशी तौर पे अपने आप को इस भंवर से निकाल सकते हैं जिसकी निशानदही अभी आपको मुजम्मिल साहब ने की है। बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के रिलीफ से अल्लाह बचाए, ठीक है ना। वो एक आप देख रहे होंगे कि पंजाब में तस्वीर वाला थैला घूम रहा है और वो कहते हैं कि पहले तस्वीर खिंचाओ फिर थैला लो। अगर खुदा ना खास्ता डायरेक्ट किसान को खाद पहुंचाने वाली बात हो गई तो पहले तो खाद के ऊपर सोना यूरिया जो भी नाम होते हैं उसकी जगह एक तस्वीर लगी होगी, ठीक है ना, और फिर कहेंगे तस्वीर खिंचाओ और किसान जो है खाद से भी महरूम हो जाएगा। तो ये खुदा ना खास्ता ऐसी अगर चीज़ करने गए तो ये तो बहुत बड़ी, जैसे कि चोर बाजारी और दुकान खुल जाएगी। इसके लिए भी बहुत केयरफुली हमें एक मैकेनिज़्म करना पड़ेगा। दूसरी बात SIFC की मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ। SIFC जो मेरी नज़र में एक रिफाइंड वर्जन ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसका मतलब ही जो है उसके नाम से ज़ाहिर होता है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी, ठीक है ना, कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, सरमायाकारी लेकर आए। लेकिन SIFC ने जो पिछले दौर में जो केयर टेकर में एक अच्छी चीज़ ये की थी कि मुल्क में जो है जो स्मगलिंग हो रही थी, जो माशी बेज़ाब्तगियाँ थी, उस पर कंट्रोल किया, डॉलर को कंट्रोल किया, जिसका 100% क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी तक सरमायाकारी, और सरमायाकारी ये भी नहीं है कि रातों रात आ जाती है, इट टेक्स टाइम। लेकिन एक गलत एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई। आपको याद होगा पिछले साल कि 25 अरब डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, 25 कहाँ से आ रहे हैं, ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो अभी तक वो मटीरियलाइजेशन नहीं हुई। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऐसा एसेट भी नहीं है, जैसे इजिप्ट में पूरा शहर भेज दिया 35 अरब डॉलर का। जो पीपल्स पार्टी के आपने तनाजुर से बात की कि मुल्क में काम कैसे करता है सिस्टम, ECC इकनॉमिक कमेटी जो होती है वो फैसले करती है, जिसकी तौसीक कैबिनेट करती है, और मुल्क में वो राइज हो जाता है कानून। और अगर फाइनेंस बिल से पास कराना हो तो असेंबली में जाती है। तो इस अगर आप उसमें देखें, पिरामिड में देखें, तो कहीं पे SIFC नज़र नहीं आ रही। लेकिन आज हमने देखा, बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमने देखा कि ECC कैबिनेट फिर SIFC इस तरह करके फैसला हो रहा था। अब क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी हुई है ऑफिशियली,
तो ये इस तरीके से इसको या तो अमेंडमेंट करानी पड़ेगी जिसमें पीपल्स पार्टी राइट है। और ये चीज़ हमने जो है आलमी मालियाती इदारे से भी सुनी है कि SIFC की जो इंडोर्समेंट है वो जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है कैबिनेट और असेंबली की। तो इसको जो है मेरा अपना ख्याल ये है कि ये 2/3 जो मेजॉरिटी है इससे कोई कानून साजी कर लेंगे तो बेहतर है, वरना ये एक इशू रहेगा, इशू क्रिएट होता रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, SIFC ने रेड टेपिज्म ख़त्म की है, SIFC जो है फैसले जल्दी करवा लेती है, ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनली कवर नहीं हासिल। देखें जी, सबसे पहले तो जो निचकारी के वज़ीर हैं अलीम खान साहब, वो जो निचकारी की कमेटी थी उसके चेयरमैनशिप तो फॉरेन मिनिस्टर को दे दी गई। फिर अभी जो है निचकारी तो हुई नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, तो उनको 11,000 केनाल कोई उनकी हाउसिंग सोसाइटी का रुदा वाला जो है उसका कोई सेंक्शन हुआ है। तो अब निचकारी पे तो उनका कोई अभी तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं सुना हमने कि क्या निचकारी उन्होंने करनी है, क्या क्या उनके प्लान्स हैं, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो जो है शहबाज शरीफ साहब ही कर रहे होते हैं, इसहाक डार साहब ने ले ली। तो अब वो नाम के बनाए गए हैं, नाम और काम दो चीज़ों में फ़र्क होता है। तो अभी तक तो कोई सामने चीज़ नहीं आई। अभी निचकारी में जो एक बात कह रहे हैं कि जी PIA बेचेंगे, PIA को होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अब PIA कितने में बिकती है। इंडिया में जो है इंडियन एयर को जो है टाटा ने वापस लिया था, उसने 1 साल में निचकारी के फ़ौरन बाद 500 जहाज़ का ऑर्डर दिया। तो इस वक्त PIA के पास जो है ना, आप जहाज़ गिन लें कितने हैं। तो ये देखते हैं कि वो निचकारी सिर्फ ऐसे सौदा लिखवाने वाली होगी या बाकायदा जिस तरीके से इंडिया में या कहीं हो रही है कि पाकिस्तान में इतने वो जहाज़ लाएंगे। ये दूसरा एयरपोर्टों की बात हो रही है, एयरपोर्टों से भी कोई इतनी वो आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, उसकी निचकारी की बात नहीं हो रही। IMF ने यह कहा कि आप जितनी भी SOEs हैं इसको आप रिफॉर्म करें और डिस्कोस की बात करें। तो पाकिस्तान बेचेगा क्या? इस वक्त मेरे पास मुझे कोई चीज़ बेचने के लिए नज़र ही नहीं आ रही ख़ास, जिससे अब इजिप्ट ने पूरा शहर बेचा $35 अरब का UAE को। तो अब हम देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या चीज़ जो है क्रिएट होती है या क्या टारगेट्स हैं। जो पिछले साल हमने सुने थे 25 अरब 30 अरब पता नहीं, उनमें से तो उसका जो है ना 1% भी नहीं आ सका। देखिए बात यह है कि ये जो प्रोग्राम जो है इसकी जो वो खदोखाल देते हैं और जो वो शराइत रखते हैं उसको जो है हमें, क्योंकि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी तो है, उसकी चक्कर में कहीं हम ये ना हो कि सारी चीज़ें हम हाँ कर दें, कहीं ये ना हो कि वो हमारे गले का हार बन जाए। तो जैसे मैंने आपको बताई 6-7 चीज़ें, इस दफ़ा ये फिस्कल प्रोग्राम आ रहा है और हो सकता है कि वो डेट रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं आमदनी से बहुत ज़्यादा हैं। अगर टैक्स या तो 2 तरीके हैं, या डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी या मुल्क में इतना वो टैक्स लगाने जा रहे हैं कि वो टैक्स लगा दें ताकि जो है हुकूमत अपने कर्ज़े भी दे दे, सूबों को भी पैसा दे दे। अगर वो टैक्स लगने जाते हैं तो किस पे आएगा? वो मेरे आप पे, आवाम पे आएगा। दूसरी बात यह कि IMF जो है, एक मैं इम्पॉर्टेंट बात थी जो बोलना भूल गया इसमें, हम सियासी हुकूमतों की तो बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की कि इन्होंने ये गलती कर दी, इसकी वजह से ये हो गया। कभी हमने IMF पे बोला कि आपने ये गलत हमें जो है पॉलिसी बताई थी जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हो गई, ये हो गई। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज से पहले तक जितने प्रोग्राम थे IMF कहती रही कि जी बिजली के रेट बढ़ा दें, गैस के रेट बढ़ा दें, गर्दिशी कर्जे कम हो जाएंगे। अब IMF कह रही है कि नहीं, आपको लॉसेस कट करने पड़ेंगे, अपनी कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा, वरना ये गर्दिशी कर्जे ख़त्म नहीं होंगे। इसकी चक्कर में 16 रुपये से 60 रुपये बिजली चली गई, वो जिससे हमारे कारखाने तबाह हो गए, सनत तबाह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ IMF कहती है रियल स्टेट पे टैक्स लगाएं। अब मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि नॉन फाइलर इस वक्त अगर ज़मीन खरीदता है, रियल स्टेट खरीदता है, तो 23% उसको टैक्स देना पड़ेगा, 23%, जिसकी वजह से KP जैसे सूबे में 2 साल से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफिशियल हो ही नहीं रही, लोग स्टाम्प पेपर पे स्टाम्पे लगाए जा रहे हैं। तो इधर IMF ने टैक्स बढ़वा दिया कि जी हुकूमत को आमदनी होगी, अब वफाकी हुकूमत को भी लॉस हो रहा है, सूबाई हुकूमत को भी लॉस हो रहा है। तो IMF से आंखों में आंखें डाल के उनसे डिबेट करनी होगी, बजाय आप उनकी डिक्टेशन ले लें और उस डिक्टेशन पे वो कर दें और फिर आपका मुल्क जो है उल्टा और चौक हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं, रऊफ साहब आप भी सुने, आपको मज़ा आएगा ये बात सुन के, कि IMF ने दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हेटी को दिए हुए 30 प्रोग्राम, और पाकिस्तान ने 24 प्रोग्राम लिए हैं। प्रोग्राम्स के एतबार से दुनिया का 5वें नंबर पे पाकिस्तान मुल्क आता है IMF प्रोग्राम लेने पे।
अब वो एक अलग बहस है, हमने कितने मुकम्मल किए कितने नामुकम्मल किए। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि IMF की भी पाकिस्तान के माशी मामलात में वो भी ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान पे, और वो फिर सीखता है, फिर वो नई चीज़ लाता है, वो करता है। तो ये चीज़ हमारे मकामी तौर पे उनको जो है हेल्प करनी पड़ेगी और हमें उनके साथ बात करनी पड़ेगी, प्रॉपर डिस्कशन करें, प्रोफेशनली डिस्कशन करें और फिर उसके बाद कंसेंसस क्रिएट करें और फिर अगले प्रोग्राम को लेके जाएं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत फ़ायदे में रहेगा। लेकिन मसला ये है कि कंसेंसस कौन करेगा। जो मैंडेटेड गवर्नमेंट थी, जो जीती थी, वो करवाते तो ज़्यादा अच्छा था। अब ये कंसेंसस ही नहीं बिल्ड होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पहले तो PDM अपने अंदर कंसेंसस क्रिएट कर लेना, उनके भी इशूज़ हैं। देखें, इस वक्त मसला ये है ना कि पाकिस्तान में आप जो भी सरमायाकारी है, अभी जैसे अभी हम SIFC की भी बात कर रहे हैं, अब हम सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले कहते हैं हम पाकिस्तान में उस वक्त आएंगे जब आप हमें टैक्स फ्री कर देंगे। तो ये अशराफी है। तो पाकिस्तान में जो भी कोई सनत लगाने आता है, वो चाहे मकामी हो चाहे बाहर वाला हो, अभी जैसे आजकल रिफाइनरी पॉलिसी आ रही है, रिफाइनरीज वाले कह रहे हैं कि जी पहले आप हमें टैक्स के सारे एग्जम्पशंस दे दें, फिर हम रिफाइनरी लगाएंगे। तो मसला ये कि कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इंसेंटिव देना पड़ता है, लेकिन उसको आप एक टाइम में ख़त्म करें ना, 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल। अभी जैसे CPEC के हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जब तक रहेंगे इन पर टैक्स फ्री हैं ये। तो हमारी गलती है, जैसे मैंने आपको कहा, हम जल्दबाजी में या दिखाने के लिए कि सरमायाकारी ला रहे हैं। जैसे CPEC में हमने पावर प्लांट्स लेकर आए, आज वो जो है उसमें हमें 2200 अरब रुपए जो है सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी पड़ती है। तो हमारा जो नेगोशिएट करने का तरीका है वो बड़ा ख़राब है। इसमें मैं बात क्लोज करूँगा एक बात करके। इजिप्ट ने अभी 35 अरब डॉलर का जो लैंड बेचा है UAE को, उन्होंने ये कहा है कि आप सरमायाकारी उसके ऊपर करेंगे और उसके जितना भी शेयर होगा प्रॉफिट का 35% वो इजिप्ट को उसमें भी शेयर प्रॉफिट भी देंगे। तो हमें अपने एग्रीमेंट्स अच्छे करने चाहिए। हमें जल्दबाजी में उजलत में हम एग्रीमेंट्स कर देते हैं, फिर वही अशराफिया उसका फ़ायदा लेती है, कोर्ट में जाती है, आप पे केस करती है। अब छोटी सी मिसाल मेरी KP की ले लें। KP के आज जो पेट्रोल निकलता है, 42% पाकिस्तान का पेट्रोल KPK से जो है निकल रहा है। उसमें ये था मुआहदा कि जी $40 जो है कीमत से ऊपर अगर कीमत जाएगी तो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी ऑयल कंपनी, हुकूमत पाकिस्तान और KPK की गवर्नमेंट। अब जब वो 2012 की पॉलिसी आई, जब पैसे लेने की बारी आई तो उन पेट्रोलियम कंपनीज ने स्टे ले लिया वजह के। अब वो स्टे की वजह से अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान को जो प्रॉफिट, अभी $90 ऑयल की प्राइस चल रही है, $40 में ऑयल कंपनियाँ लेके जा रही है, सारा मुनाफा वो ऑयल कंपनियाँ रख रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की ऑयल कंपनियाँ भी जो बड़ी बड़ी उस पर नाम है। तो वो जो है दिस इज़ कॉल्ड इशराफी है। तो हमें अपने एग्रीमेंट्स और दूसरा हमें जो है अपना जो है कोर्ट सिस्टम उससे जो है सही करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।